Hello and welcome to this live teleconferencing session of DECE। कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं कि हमें आप लोगों को हम एक गूगल फॉर्म भेजेंगे, वो फॉर्म आप हमें भर के भेजिएगा और उसके बाद ही हम प्रोजेक्ट वर्क शुरू करेंगे। तो आज अभी इस समय में वो गूगल फॉर्म तैयार है और आज शाम या कल तक आपके सभी के स्मार्टफोन्स मोबाइल पे रिसीव हो जाएगा और आप लोगों ने वो फॉर्म भर के देना है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि उस फॉर्म को मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, एक एक क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा बात कर लेंगे उसके ऊपर, और ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जब आप वो फॉर्म भरें। तो अब ये मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि ये हम जुलाई 2019 में जिन्होंने एनरोल किया, यानी जिन्होंने अक्टूबर से पहले अपने फॉर्म भरे, अक्टूबर 2019 से पहले जिन्होंने फॉर्म भरे वो जुलाई 2019 के स्टूडेंट्स हैं, और जिन्होंने उसके बाद भरे, जो अभी निकले हुए फॉर्म हैं नवंबर में वो भरे, वो 2020 के स्टूडेंट हैं। तो ये फॉर्म 2020 के स्टूडेंट्स को नहीं जाएगा, तो कोई घबरा के कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे को फॉर्म नहीं मिला, आप लोगों के लिए बाद में जाएगा। जितने भी 2020 के स्टूडेंट देख रहे हैं प्रोग्राम, बहुत अच्छी बात है, आप लर्निंग हो रही है आपकी, परंतु आपके ये जो फॉर्म और जो असाइनमेंट है आप लोगों के अलग होंगे। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सेशंस सुनने में आप बहुत ही आपका स्वागत है। तो ये फॉर्म हम देख लें। अब ये फॉर्म जो आपको गूगल फॉर्म जाएगा, आप में से अगर कोई ये लगता है कि हमें फॉर्म आता नहीं, कैसे भरना है फ़ोन पे फॉर्म, कैसे लिंक खोलना है, तो अपने साथ अपने परिवार के किसी सदस्य को ले लें जो आपको ये फॉर्म की मदद कर देगा भरने में। दूसरी बात है कि क्योंकि ये फॉर्म जो है ये हम अंग्रेज़ी में ही दे पाए हैं, हिंदी में ये फॉर्म हम अभी नहीं दे पाए हैं, इसलिए आपको हो सकता है किसी की मदद लेनी पड़े, परंतु ऐसी कोई बहुत मुश्किल अंग्रेज़ी नहीं है, बिल्कुल आम सिंपल क्वेश्चंस हैं और आम चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप बिल्कुल ही अंग्रेज़ी भाषा पढ़ नहीं पाते हैं तो बात अलग है, आपको किसी की सहायता लेनी पड़ेगी, परंतु अगर आप अंग्रेज़ी भाषा पढ़ पाते हैं तो इस फॉर्म को भरने में आपको मुश्किल नहीं होगी। तो हम ये कह रहे हैं, इसका जो टाइटल है वो है परफॉर्मा फॉर बेसिक डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ DEC प्रोग्राम जुलाई 2019 सेशन। तो हम आपको ये कह रहे हैं कि फर्स्ट रीड ऑल द क्वेश्चंस बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग। नीचे ही क्वेश्चन में गोले में ही आपको बटन दबा के वहाँ क्लिक करके जवाब देना है, परंतु हम कह रहे हैं कि आप पहले पढ़ लीजिए सब क्वेश्चंस, जवाब दूसरी बार में दीजिएगा। इफ़ यू कैन नॉट रीड इंग्लिश टेक समवन्स हेल्प। जिन्हीं सब क्वेश्चन में ये मार्क्ड है क्रॉस, वो कंपल्सरी हैं और सभी क्वेश्चंस में ये मार्क्ड है। तो यानी द फॉर्म विल नॉट गेट सबमिटेड टिल यू आंसर ऑल द कंपल्सरी क्वेश्चंस। जब तक आप सभी कंपल्सरी क्वेश्चंस, मतलब जब तक आप सभी क्वेश्चंस को आंसर नहीं करेंगे, आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। और जब आप सभी आंसर्स, आप मान लो बिना कोई एक क्वेश्चन भी छूट जाता है और नीचे जो उसका सबमिट का आइकन है आप उस पर अगर दबाएंगे तो फॉर्म जाएगा नहीं, वो आपको बताएगा अरे आपका क्वेश्चन नंबर फलां खाली है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। ठीक, तो ये आप एक एक क्वेश्चन वाइज में आपको पढ़ के बता रही हूँ फॉर्म, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, आप लोगों ने वो शायद लिखा होगा जब फॉर्म आपने इग्नू का एनरोलमेंट फॉर्म भी भरा था। फिर आप बताएंगे कि आप कौन से रीजनल सेंटर से हैं, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये सारे रीजनल सेंटर्स नीचे आ जा रहे हैं। आप जिस भी रीजनल सेंटर में, फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद, तो हमने अहमदाबाद क्लिक कर दिया, यहाँ अहमदाबाद आ गया। ओके, यहाँ आपने अपना नाम लिखना है, अपने हाथ से अपना नाम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल रेखा। फिर आप वहाँ से अपना बटन हटाएंगे। अब आपने यहाँ अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, जो भी है आपका 8 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर। यहाँ फिर आप अपना नेक्स्ट पे अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। यहाँ अब आपको अपनी एज देनी है, फॉर एग्जाम्पल एज कोई भी एक, मान लो आप 20 से 30 वर्ष के हैं तो आपने यहाँ क्लिक कर दिया, ये सिलेक्ट हो गया, ये आपका आंसर आ गया। तो 20 वर्ष से कम, 20 से ज़्यादा 30, 31 से 40, 41 से 50 और 50 से ऊपर। ठीक, अगला चलते हैं। तो ये अगर ये कैटेगरी बदलने के लिए था, मान लो आपका ये
मैंने जब इसको एंटर किया तो ये कैटेगरी बदल गया। अब ये मेरा क्वेश्चन हो गया तो मैं नीचे क्लिक करूंगी, नीचे क्लिक करके मेरा आगे आ गया। ये हम मेल फीमेल अपना यहाँ पे वंस अगेन भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे है कि मैं मेरी पढ़ाई है 12वीं पास और साथ में मैंने कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया है इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन या एनटीटी, या मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन है यानी बीए बीकॉम बीएससी, या ग्रेजुएशन उससे ज़्यादा है, मैंने ग्रेजुएशन के बाद कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया है ईसीसी में या एनटीटी में, या मेरी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन है एमए एमकॉम एमएससी या एमफिल। तो यानी एक ही चीज़, प्लीज सिलेक्ट एनीवन, एक ही टिक होगी। मान लो मैं क्लिक कर रही हूँ 12th पास और मैंने एक डिप्लोमा लिया है इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो ये आंसर है मेरा। ये ऐसे ही सिलेक्ट रंग में आ रहा है, वो कोई बात नहीं है। अगले पे चलें। योर स्टडी सेंटर कोड, आपके आई कार्ड पे आपको जो अब तक मिल चुका है, आपके स्टडी सेंटर का कोड आपको मिला होगा उस आई कार्ड के ऊपर। तो वो जो कोड आपका स्टडी सेंटर का कोड है वो आपको यहाँ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें 0745 इस तरीके के कोड हैं जो आपका स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर नहीं, रीजनल सेंटर ऊपर हमने बोल दिया है मेन, जैसे रीजनल सेंटर आपका खन्ना भी हो सकता है। अब आपको यहाँ पे अपना स्टडी सेंटर, खन्ना के अंतर्गत आपका स्टडी सेंटर कौन सा है वो आपने बताना है। अगला प्रश्न है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि अभी आपका, अच्छा मैं सपोजिंग मैं कर दूं, देखिए इसने मुझे आगे नहीं जाने दिया, प्रॉम्प्ट किया कि आप स्टडी सेंटर का कोड भरिए, तो मैंने भरा, तो अब मैं आगे जा रही हूं। क्वेश्चन नंबर अगला 3 है कि मेरी अभी क्या मैं एम्प्लॉयड हूं। अब वंस अगेन मेरे को एक ही ऑप्शन देखना है, तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या आप आंगनवाड़ी वर्कर या बालवाड़ी वर्कर हैं, या क्या आप नर्सरी किसी प्राइवेट स्कूल में नर्सरी एलकेजी यूकेजी की टीचर हैं, किसी गवर्नमेंट स्कूल में नर्सरी एलकेजी यूकेजी की टीचर हैं, या आप क्या वॉलंटियर हैं नर्सरी एलकेजी यूकेजी या प्राइवेट स्कूल में। पंजाब में ऐसे कई लोग हैं जो वॉलंटियर हैं, या आप नर्सरी एलकेजी यूकेजी के गवर्नमेंट स्कूल में वॉलंटियर हैं। कई जगह पे असिस्टेंट टीचर का भी एक काडर होता है, क्या आप असिस्टेंट टीचर हैं प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, या आप अनएम्प्लॉयड हैं, नॉट एम्प्लॉयड। अब अगर आप नॉट एम्प्लॉयड हैं तो लगभग बाकी के सारे नीचे के जो प्रश्न हैं वो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो आपके, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आपको ज़बरदस्ती कोई जवाब नहीं देना है। आप अनएम्प्लॉयड हैं तो अनएम्प्लॉयड ही लिखिए। फिर हम ये कह रहे हैं कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप 23, 24, 25, 26 क्वेश्चंस आंसर करिए। उसके अलावा बाकी सब क्वेश्चन में आपको नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन आएगा, वो टिक करना है, क्योंकि जो बाकी के सारे क्वेश्चंस हैं वो इस बात से रिलेटेड हैं कि जो लोग काम करते हैं, जो लोग काम नहीं करते, जो हमारे शायद आधे स्टूडेंट्स शायद ऐसे हों जो लोग काम नहीं करते, नो प्रॉब्लम, पर आप फिर कंफ्यूज होके नीचे के क्वेश्चंस ज़बरदस्ती आंसर मत करिएगा। आप नीचे के क्वेश्चंस में नॉट एप्लीकेबल चूज करिएगा, सिवाय क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26 जो आपको भरने हैं। सो इफ यू टिक दिस ऑप्शन, अगर आप नॉट एम्प्लॉयड चुप टिक करते हैं, देन टिक नॉट एप्लीकेबल और राइट NA इन ऑल सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस। बाकी आने वाले सभी क्वेश्चन में नॉट एप्लीकेबल लिखिए या NA लिखिए, एक्सेप्ट दीज 4 क्वेश्चंस। तो मान लो मैं टिक करती हूं कि मैं वॉलंटियर हूं, नर्सरी एलकेजी यूकेजी गवर्नमेंट स्कूल में मैं वॉलंटियर हूं, मान लो मैंने ये टिक किया। अब आगे चलते हैं। अब क्योंकि मैंने कहा है ऊपर मैंने कोई कैटेगरी टिक की होगी, तो जिस भी आंगनवाड़ी या बालवाड़ी या स्कूल में आप टीचर हैं, वॉलंटियर हैं, जहाँ पे भी हैं, वो नाम पूरा, उसका पूरा एड्रेस लिखिए, नाम और एड्रेस पूरा कंप्लीट, जो भी नाम एड्रेस पूरा, ये नहीं कि सिर्फ नाम हो गया और आगे एड्रेस नहीं, या सिर्फ ज़िला बता दिया, ऐसे नहीं, कंप्लीट नेम एंड एड्रेस। और अगर आपने अनएम्प्लॉयड टिक किया होगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ आपने लिखना है NA,
NA कैपिटल में आ जाएगा, ठीक। और अगर आप एम्प्लॉयड थे कोई भी कैटेगरी में तो यहां आपका पूरा नाम आएगा, ठीक है। आई होप अब आपको ये नॉट एम्प्लॉयड ने कैसे NA लिखना है या नॉट एप्लीकेबल करना है ये आप समझ रहे हैं। आगे चलें। वंस अगेन, अब आपका स्कूल वगैरह या आंगनवाड़ी जहां है वो तहसील या ब्लॉक का नाम लिखें, और अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हैं तो आप NA लिखें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अब मैंने एम्प्लॉयड होकर पढ़ा था तो मैं अपने तहसील या ब्लॉक का जो भी नाम होगा वो लिखूंगी, और अगर अनएम्प्लॉयड हूं तो NA लिखूंगी। सिटी, जहां मेरी आंगनवाड़ी है वो कहां पे है। अब मान लो मैं हूं आंगनवाड़ी करता और मुझे अपनी सिटी लिखनी है, तो मान लो मैं दिल्ली में हूं तो मैंने दिल्ली लिख दिया यहां पे। डिस्ट्रिक्ट, जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट है, अब हमें अगले में वो मेंशन करनी है। मेरी आंगनवाड़ी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है तो मैं वो मेंशन करूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दिल्ली में हूं तो मेरी डिस्ट्रिक्ट हो सकती है साउथ वेस्ट, और अगर मैं एम्प्लॉयड नहीं हूं तो मैं यहां NA लिखूंगी। स्टेट, कहां पे है मैं, जहां पे अभी मेरी आंगनवाड़ी या स्कूल कहां है, यहां स्टेट लिखूंगी मैं। फॉर एग्जाम्पल पंजाब। ओहो, पहले वाला ऐसा। अच्छा, अब आगे, कितने साल से मुझे प्री स्कूल एजुकेशन में अनुभव है। ड्यूरेशन ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस इन प्री स्कूल एजुकेशन, एक ही सिलेक्ट करना है। 1 साल से कम, 1 से 2 वर्ष, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 7। और वंस अगेन, अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूं तो मैं नॉट एप्लीकेबल टिक करूंगी। और मान लो मैं पेशेवर हूं और मान लो मैं 3 से 4 वर्ष तक काम कर रहे हूं तो मैं यहां टिक कर दूंगी। एक ही ऑप्शन आप टिक कर पाएंगे, ये देख लें। जो अनएम्प्लॉयड हैं वो नॉट एप्लीकेबल टिक करते चले जाएंगे। आगे चलें। अब अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपका प्री स्कूल एजुकेशन में क्या रोल है, तो क्या ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। आई एम इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन इन द क्लास, आंगनवाड़ी और बालवाड़ी, यानी मैं इंडिपेंडेंटली वहां पे टीचर के रूप में प्री स्कूल प्रदान कर रही हूं, या आई हेल्प द मेन टीचर इन प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन। तो कई बार हो सकता है कि जो वॉलंटियर हैं, अगर तो वो अकेले ही क्लास चला रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं है, तो वो टिक करेंगे आई एम इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्सिबल। अगर वॉलंटियर किसी टीचर के साथ उस क्लास में काम कर रहे हैं तो टिक करेंगे आई हेल्प द मेन टीचर। और अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप करेंगे नॉट एप्लीकेबल, ठीक। तो वॉलंटियर भी हो सकता है इंडिपेंडेंटली क्लास हैंडल कर रहे हो, टीचर तो इंडिपेंडेंटली हैंडल ही करेगा। कभी वॉलंटियर या असिस्टेंट टीचर हेल्प करेंगे, कभी हो सकता है असिस्टेंट टीचर भी इंडिपेंडेंटली कर ले, ठीक। और ये नॉट एप्लीकेबल तो उस कैटेगरी में जब हम एम्प्लॉयड नहीं हैं। अब आपकी आंगनवाड़ी बालवाड़ी प्री स्कूल क्लास में किस उम्र के बच्चे आते हैं। 3 साल से छोटे बच्चे हैं, 3 से 4 के हैं, 4 से 5 के हैं, 5 से 6 के हैं, या मिक्सचर ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6, सभी बच्चे 3 से 6 वर्ष के एक साथ कक्षा में बैठे हैं, क्या ऐसा है। और फिर अगर वंस अगेन अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हैं तो नॉट एप्लीकेबल। आपकी आंगनवाड़ी बालवाड़ी स्कूल के टाइमिंग्स क्या हैं प्री स्कूल एजुकेशन के। अब आंगनवाड़ी 6 घंटे खुलती है, परंतु प्री स्कूल उसमें 6 घंटे का नहीं होता, इसलिए सोच समझ के यहां पे जवाब देना है। अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर हैं तो लेस देन 3 आवर्स, 3 to 4 आवर्स, मोर देन 5 आवर। अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो नॉट एप्लीकेबल। अगर मान लो एम्प्लॉयड हैं और 4 घंटे से ज्यादा का प्री स्कूल है तो मोर देन 4 आवर्स। आपकी आंगनवाड़ी बालवाड़ी स्कूल में इज देयर आउटडोर स्पेस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले, बाहरी खेल है, स्थान है, यस, नो। अनएम्प्लॉयड है तो नॉट एप्लीकेबल। बाहरी स्थान तो है, पर क्या वहां पे आपके पास आउटडोर इक्विपमेंट है, जैसे स्विंग, स्लाइड, सैंड पिट वगैरह है, यस, नो।
नॉट एप्लीकेबल जो लोग एम्प्लॉयड नहीं हैं। क्या आपकी क्लास में, आंगनवाड़ी या बालवाड़ी में इंडोर प्ले एंड टीचिंग एक्टिविटीज के लिए मटेरियल है? इज देयर मटेरियल अवेलेबल इन योर क्लास, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी फॉर इंडोर प्ले एंड टीचिंग एक्टिविटीज? यस, नो, नॉट एप्लीकेबल अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 में यस टिक करते हैं तो बताइए, मेंशन द मटेरियल दैट इज अवेलेबल, और यहां पे यू कैन टिक मोर देन वन ऑप्शन। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 15 में नो टिक किया था तो अब आप इस क्वेश्चन में NA यानी नॉट एप्लीकेबल टिक करिए। तो देखिए, करते हैं कि हमने यस मेरे यहां मटेरियल है, अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है मेरे स्कूल में कॉपीज और स्लेट्स हों, टेक्स्ट बुक हो सकता है ड्राइंग कॉपी ना हो सकता है वुडन या प्लास्टिक ब्लॉक्स ना हो, जिक्सॉ पजल ना हो, बीड्स टू स्ट्रिंग मोती हो धागे में पिरोने के लिए, क्ले ना हो, चार्ट्स फल फ्रूट्स एनिमल बर्ड्स अल्फाबेट नंबर के हों, स्टोरी बुक्स पपेट्स मास्क फ्लैश कार्ड ना हो, रीडिंग कॉर्नर बना रखा हो या ना बना रखा हो, भूमिका अभिनय रोल प्ले के लिए गुड़िया घर डॉक्टर सेट किचन सेट शायद हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ना हो, ऑडियो वीडियो मटेरियल जैसे ऑडियो टेप वीडियो टेप ना हो। ये मैं जस्ट ऐसे ही बोल रही हूँ, मेरे हाँ या ना पे मत जाइएगा, ये तो मैं जस्ट ऐसे ही एक आप लोगों को एग्जाम्पल दे के बोल रही हूँ। आपके पास ऑब्जेक्ट्स, कार्ड्स या कटआउट्स या ब्लॉक्स या स्टोन्स, बीड्स, मैचिंग सीरिएशन क्लासिफिकेशन एक्टिविटी या सीरिएशन बोर्ड्स के लिए हो ना हो, देख लीजिए। हो सकता है आपके पास कुछ भी ना हो इसमें से, तो कोई टिक नहीं लगाइएगा, सीधा ये टिक लगाइएगा, नो मटेरियल इज अवेलेबल इन द क्लास। मान लो आपके पास आता है एनी अदर मटेरियल, तो यहाँ अभी आ नहीं रहा है, यहाँ एक लाइन बन के ऑप्शन आ जाएगी आपके पास, वहाँ पे आपको लिखना होगा। मान लो जितनी ऊपर मैंने सारी लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट में आपको मटेरियल नहीं है, इसके अलावा भी आपको कुछ बोलना है, तो एनी अदर मटेरियल टिक करेंगे तो यहाँ एक लाइन आ जाएगी जो अभी नहीं आ रही है, उस लाइन पे आप वो बता देंगे कि कौन सा मटेरियल है। और आप अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। और ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बोला था, मान लो आपने पहले ही 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा था इज देयर मटेरियल अवेलेबल इन योर क्लास, और मान लो आपने किया था नो मटेरियल इज अवेलेबल, तो सीधे आप फिर से यहाँ नीचे नो मटेरियल इज अवेलेबल कर देंगे, यहाँ पे इसी को क्लिक कर देंगे। नॉट एप्लीकेबल वाले वो करेंगे जो अनएम्प्लॉयड है। अच्छा, ये एनी अदर मटेरियल की, अच्छा मैं आपको ऑप्शन कह रही थी कि यहीं पे लाइन आएगी, सॉरी लाइन हमने यहाँ बनाई है 16B। अगर आप यहाँ एनी अदर मटेरियल टिक कर रहे हैं तो यहाँ पे बताइए क्या मटेरियल था, तो यहाँ आ जाएगा। मे बी फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेटर्स से क्या चीज़ और हो सकती है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी, मे बी आपके पास बकेट्स फॉर फ्लोटिंग सिंकिंग एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए आप ये लिखना चाहते हैं बकेट्स फॉर फ्लोटिंग सिंकिंग एक्सपेरिमेंट, वो ऊपर कहीं मेंशन नहीं था, आप उसको मेंशन करना चाहते हैं तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इज देयर अ रिटन करिकुलम अवेलेबल विद यू फॉर प्री स्कूल एजुकेशन? तो प्री स्कूल कराने के लिए क्या आपके पास एक रिटन करिकुलम टाइम टेबल अवेलेबल है? यस, नो, नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल यानी जब आप एम्प्लॉयड नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल टिक करेंगे। जल्दी ऊपर चला गया ये, सॉरी। तो अगर आप यहाँ पे यस करते हैं कि हाँ आपके पास करिकुलम है, तो बताइए ये करिकुलम या टाइम टेबल या शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी किसने बनाया। और अगर आपने यहाँ टिक किया है नो, आपके पास करिकुलम नहीं है, तो हम कह रहे हैं आप इस क्वेश्चन में नॉट एप्लीकेबल लिखिएगा फिर, ठीक। अगर आपने 17 में लिखा है यस मेरे पास रिटन करिकुलम है, तो 18 में बताइए किसने बनाया। अगर आपने लिखा नो आपके पास रिटन करिकुलम नहीं है, तो 18 की ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल चूज करिए। तो अब किसने बनाया में हो सकता है आपने बनाया,
द टीचर ऑफ द क्लास ने बनाया, यानी आप वॉलंटियर हैं, मे बी आपने नहीं बनाया, टीचर ऑफ द क्लास ने बनाया। करिकुलम प्रोवाइड स्कूल ने किया, करिकुलम प्रोवाइड ICDS ने किया, और नॉट एप्लीकेबल बोथ फॉर अनएम्प्लॉयड, और अगर आपने इस क्वेश्चन में लिखा था नो तो यहाँ आप नॉट एप्लीकेबल टिक करेंगे। अब हम यहाँ कह रहे हैं 19A को थोड़ा ध्यान से देखें कि एक आम दिन, टिपिकल डे में आपके इस क्लास में कौन सी एक्टिविटीज होती हैं वो चूज करके टिक करिए। वंस अगेन एक से ज्यादा ऑप्शन लिया जा सकता है। चूज द एक्टिविटीज दैट आर यूजुअली कंडक्टेड ऑन अ टिपिकल डे इन योर क्लास। फ्री कॉन्वर्सेशन, फ्री कॉन्वर्सेशन से हमारा क्या मतलब है? मुक्त वार्तालाप। जब बच्चे अपना एक्सपीरियंस आपको सुनाते हैं या किसी भी अपने इंटरेस्ट के टॉपिक पे आपसे बातचीत करते हैं, फ्री कॉन्वर्सेशन। गाइडेड कॉन्वर्सेशन यानी संरचित वार्तालाप या डिस्कशन, यानी आपने एक टॉपिक निर्धारित किया, टीचर गाइड्स द कॉन्वर्सेशन अराउंड अ पर्टिकुलर टॉपिक। ऐसा होता है क्या आम दिन में, रोज के दिन में, आम एक दिन में? कहानी सुनाना होता है क्या? राइम्स एंड सॉन्ग्स होता है क्या? ड्रामेटाइजेशन, रोल प्ले, पपेट प्ले होता है क्या? फ्री इंडोर प्ले विद मटेरियल, यानी बच्चे आपने आसपास, आपके पास खेल का मटेरियल जो आपने ऊपर अभी टिक किया था वो है, और उससे बच्चे मुक्त रूप से खुद अपने आप चूज करते हैं। फ्री इंडोर प्ले यानी चिल्ड्रन चूज कि उनको क्या मटेरियल चाहिए और कैसे खेलेंगे। गाइडेड प्ले, इंडोर प्ले होता है क्या? यानी टीचर आप गाइड करते हैं कि आप या आपके जो भी टीचर हैं वो गाइड करती हैं कि मटेरियल से कैसे खेलना है। क्या ये एक्टिविटी होती है किसी भी एक आम दिन पे? कलरिंग, ड्राइंग होती है क्या? पेंटिंग, पेपर पेस्टिंग, प्रिंटिंग एक्टिविटीज होती हैं क्या? पेपर फोल्डिंग होता है क्या? क्ले वर्क, सैंड प्ले बाहर होता है क्या? सर्कल गेम्स सभी जानते हैं, फिर भी यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के लिखा है। सर्कल गेम्स यानी जहाँ बच्चे गोलदारे में खड़े हैं या बैठे हैं, एंड टीचर इज गिविंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू चिल्ड्रन एंड दे डू अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, जब गोल में बिठा के हम बच्चों को कहते हैं कूदो, या अपने हाथ रोल करो, या एक ऑब्जेक्ट पास करो, या हर कोई टर्न बाय टर्न एक जानवर का नाम बताएगा, वो सब होते हैं सर्कल गेम। क्या कोई प्री रीडिंग, प्री राइटिंग, प्री नंबर एक्टिविटीज होती हैं क्या आपकी क्लास में? अगर आप इसको टिक करते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 20 में जाके ये बताना है किस प्रकार की वो एक्टिविटीज हैं जो आपकी क्लास में होती हैं। कौन कौन सी प्रकार की प्री रीडिंग, प्री राइटिंग एक्टिविटीज आपकी क्लास में होती हैं। अगला देखें, क्या आपके रोज के एक आम दिन में फॉर्मल रीडिंग, राइटिंग, नंबर, काउंटिंग यानी औपचारिक रूप से क्या बच्चों को पढ़ना, लिखना, काउंटिंग, नंबर लिखना, ABC 1 2 3 लिखवाया जाता है, क ख ग, या पंजाबी लैंग्वेज की भाषा? अब अगेन हम वर्णमाला वगैरह। अब अगेन हम कह रहे हैं अगर आप ये टिक करें, इफ यू टिक दिस देन रीड क्वेश्चन 21 एंड 22 और बताइए कि इस प्रकार की कौन सी एक्टिविटीज आपके क्लास में होती हैं। आउटडोर प्ले, बाहर क्या बच्चे जाके खेलते हैं? क्या बच्चों को आप एक आम दिन में अपने स्कूल के आसपास भ्रमण के लिए ले जाते हैं? नेचर वॉक जिसको कहते हैं, आसपास बच्चे अपने गार्डन, फूल पत्ती इत्यादि देखें, या उनके आसपास, स्कूल के आसपास कोई एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं जैसे मार्केट प्लेस, पोस्ट ऑफिस, क्या ऐसी जगहों पे ले जाया जाता है बच्चे को? क्या कोई वर्कशीट कंप्लीट करना हो, ऐसी एक्टिविटी होती है? ये वर्कशीट कैसे भी हो सकती है, मैचिंग की वर्कशीट, लाल गोले से लाल को मिलाओ, या ऑड पिक्चर, सभी तो डक्स हैं और एक बीच में कुत्ता है तो कुत्ते वाली पिक्चर को गोल करना, या जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से मेल खाते हैं, जुराब और जूता, कॉपी और पेंसिल, ऐसी वर्कशीट्स भी होती हैं जिसमें एक पेपर होता है। वर्कशीट यानी वो एक पेपर होता है, उस पेपर पे कुछ बना या कुछ इंस्ट्रक्शन होती है जो बच्चों को भर के करनी होती है। क्या ऐसी एक्टिविटी होती है? हमने जितनी एक्टिविटी सुझाई, इसके अलावा कोई और एक्टिविटी होती है तो एनी अदर एक्टिविटी पे टिक करेंगे और यहाँ पे उसका विस्तृत वर्णन करेंगे 19B में। इफ़ एनी अदर एक्टिविटी इज सिलेक्टेड प्लीज़ मेंशन द डिटेल, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आ जाएगा। और वंस अगेन अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल पे
टिक करेंगे। तो देखिए ये वाला जो है ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ के एक बार में बता के पूरा देखना है। और एक आम दिन पे ये जो जो एक्टिविटी कभी कभार आप टिक कराते हो उसमें ना बताएं, जो टिपिकली आम आप लोगों के यहाँ होता है वो आपको बताना है, जो लोग सभी एम्प्लॉयड हैं। अगला क्वेश्चन देखें। हमने कहा था कि अगर आप ऊपर प्री रीडिंग, प्री राइटिंग, प्री नंबर एक्टिविटी को टिक करते हैं तो आपने हमें बताना है कि कौन सी। और हमने यहाँ कई प्री रीडिंग राइटिंग एक्टिविटीज़, प्री नंबर एक्टिविटीज़ का वर्णन किया है। वंस अगेन आप एक से ज़्यादा पे टिक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल क्या ऐसी वाली एक्टिविटी होती है कि टीचर होल्ड्स अ स्टोरी बुक फेसिंग द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों की तरफ स्टोरी बुक को करे हुए। टीचर रीड्स आउट द स्टोरी फ्रॉम द बुक बाय प्लेसिंग हर फिंगर्स अंडर द वर्ड्स, यानी स्टोरी बुक बच्चों के तरफ रखते हुए अपनी उंगली से स्टोरी बुक के नीचे लिखे हुए वर्ड्स को क्या टीचर पढ़ के बच्चों को कहानी सुनाती है। एक प्रकार की एक्टिविटी। और क्या है, क्या ऐसा है कि देर आर सम चिल्ड्रन बुक्स इन द क्लास, कुछ बच्चों की किताबें, स्टोरी बुक्स हैं क्लास में, और चिल्ड्रन आर इनकरेज्ड, बच्चों को इनकरेज किया जाता है उन किताबों को देखने में और उनको पढ़ने में, परंतु कोई प्रेशर नहीं है, उन पे दबाव नहीं है कि आप ठीक तरह पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, जस्ट बच्चों का एक किताबों का कोना बनाया है और उस कोनों में बच्चे जाके किताब को देखते हैं, उलटते हैं, पलटते हैं, पिक्चर देखते हैं, मज़ा करते हैं। सही ढंग से पढ़ें ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि टीचर एक वर्ड बोलती है और फिर बच्चों को राइमिंग वर्ड बताने होते हैं। टीचर सेज अ वर्ड एंड चिल्ड्रन से वर्ड्स विच राइम विद इट। तो जैसे नानी, पानी, नानी, टीचर ने बोला नानी, पानी, कानी, लानी, ऐसे। क्या ऐसी एक्टिविटी होती है कि टीचर एक साउंड बोलती है और बच्चों को उस साउंड से शुरू होने वाले या उस साउंड से ख़त्म होने वाले वर्ड्स बताने हैं। जैसे ना से शुरू होने वाले वर्ड्स, नाना, नमक, नींद, है ना, या प से शुरू होने वाले वर्ड्स। क्या ऐसे है? क्या ऐसा है कि टीचर ऐसा कोई एक्टिविटी करती है कि 3 वर्ड्स तो एक जैसे बताए विच बिगिन विद 1 साउंड एंड 1 वर्ड विच बिगिन्स विद अ डिफरेंट साउंड एंड चिल्ड्रन हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज़ डिफरेंट। क्या ऐसी एक्टिविटी है कि टीचर ने तो बोला 3 वर्ड्स जो एक साउंड से, जैसे दवात, दीमक, 2 वर्ड बोले और एक अलग बोल दिया, जैसे बोल दिया पीतल। तो टीचर बोले कि अच्छा बताओ कौन सा शब्द था जो अलग था। दवात, दीमक और पीतल, इसमें से कौन सा शब्द अलग था? क्या ऐसा है ऐसी एक्टिविटी? क्या ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि टीचर ने 4 शेप्स बनाई पेपर पे, जिसमें से 3 तो एक जैसी थी और एक अलग, और बच्चों को जो अलग शेप थी उस पर गोल दायरा करना था, यानी मान लो 3 चकोर और एक गोल, तो गोल को बताना था। क्या ऐसा होता है कि बच्चों को चिल्ड्रन ड्रॉ व्हाट दे लाइक, जो बच्चे बनाना चाहें, बच्चों को फ्रीडम है, एंड टीचर डिस्कसेस विद ईच चाइल्ड, हर बच्चे से डिस्कस करती है कि बच्चे ने क्या बनाया है, एंड राइट्स डाउन द चाइल्ड्स थॉट इन अ फ्यू वर्ड्स और शॉर्ट सेंटेंस ऑन द पेपर, और बच्चे ने जो सोचा, जो बोला, वो बच्चे के सामने ड्राइंग के कागज़ पे लिखती है। तो क्या बच्चों को उनके हिसाब से ड्रॉ करने का मौका दिया जाता है और टीचर बच्चे से बात करती है उसने क्या बनाया, और उसके बच्चे ने जो बोला वो कुछ वर्ड्स या एक छोटे सेंटेंस के रूप में उसकी ड्राइंग के नीचे लिखती है। क्या ऐसी एक्टिविटी होती हैं आपके यहाँ? क्या ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि टीचर ने कोई ब्लॉक्स, वुडन ब्लॉक्स या बीड्स या स्टोन से फ्लोर पे कोई डिज़ाइन या पैटर्न बनाया और बच्चों को कहा कि चलो अब आप भी बीड्स, ब्लॉक्स और स्टोन से जो मैंने पैटर्न बनाया है उसे आप कॉपी करो? ऐसा होता है क्या? क्या बच्चे वर्कशीट पे कोई डिज़ाइन या पैटर्न कॉपी करते हैं? क्या ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कौन सा बड़ा, छोटा, हल्का, भारी, कम, ज़्यादा? क्या ऑब्जेक्ट्स को एक सीक्वेंस ऑफ हाइट में लगाने की एक्टिविटीज़ होती हैं, सबसे छोटे से सबसे बड़ा? क्या बच्चे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सभी ब्लू सर्कल एक साथ, लाल सर्कल एक साथ, येलो सर्कल एक साथ?
क्या बच्चों को वास्तविक काउंटिंग के लिए एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स के साथ काउंट करते हैं बच्चे? जैसे 2 पत्थर, 5 पेंसिलें, ऐसी क्रियाएं होती हैं जहाँ बच्चे वास्तविक काउंटिंग करते हैं। इसके अलावा कोई अन्य एक्टिविटी होती है तो वो टिक करेंगे तो नीचे हम बताएंगे। और वंस अगेन, अगर कोई अन्य एक्टिविटी पे टिक करते हैं तो यहाँ बताइए, और अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ हम पूछ रहे हैं, ये हमने तब कहा था कि आपके यहाँ पे अगर औपचारिक रूप से बच्चों को पढ़ाया जाता है तो अब हम ये, अगर आपने वहाँ टिक किया था तो अब आपको यहाँ 21 और 22 बताना है। दोबारा मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये था, ये देखिए, ये थी ना बात कि टीचिंग ऑफ फॉर्मल रीडिंग राइटिंग नंबर। इफ यू टिक दिस देन रीड क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 एंड टिक व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर डन इन योर क्लास। उसी के ऊपर हम अभी बात कर रहे हैं। ये हमारा 21 पे आ गए हैं हम। तो हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि आपके यहाँ अगर औपचारिक रूप से बच्चों को भाषा पढ़ाते हैं तो कौन सी भाषा है वो? हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, या रीजनल लैंग्वेज? और आप एक से ज़्यादा ऑप्शन टिक कर सकते हैं। और अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो NA। अब हम, आपने जब अगर ये टिक करा तो अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि what are the type of activities that are carried out for teaching formal reading, writing, numbers and counting? तो फॉर्मल, औपचारिक पढ़ना, लिखना, नंबर्स, अरिथमेटिक सिखाने के लिए कौन सी एक्टिविटी होती है? वंस अगेन आप एक से ज़्यादा ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। तो यहाँ हमने आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ बताई हैं कि जैसे एक अल्फ़ाबेट चार्ट दीवार पे टंगा है और टीचर हर लेटर पढ़ती है, चाहे वो अंग्रेज़ी में हो, चाहे रीजनल लैंग्वेज में हो, चाहे हिंदी में हो, और बच्चे हर अल्फ़ाबेट का नाम उसके पीछे दोहराते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट बना है वो बोलते हैं, जैसे क से कबूतर या A फॉर एप्पल, ऐसे वाली एक्टिविटीज़ अल्फ़ाबेट चार्ट को लेके। क्या ऐसी एक्टिविटी होती है कि जब बच्चे A to Z हिंदी में, रीजनल लैंग्वेज में बोलते हैं, या 1 से 20, 100, जैसे बच्चे बोलते हैं 1 2 3 4, ऐसे करके बच्चे 50 तक सुना देते हैं सब क्लास में, या A to Z, क्या ऐसी होती हैं? क्या कॉपी में लेटर लिखने वाली एक्टिविटी होती है? क्या 3 लेटर वर्ड्स बच्चे लिखते हैं, जैसे कैट, रैट, हैट, या कलम, जो भी हिंदी में, या पंजाबी में इस तरीके की, मटर हिंदी? क्या बच्चे 1 से 20, 50 या 100 तक कॉपी में अंक लिखते हैं? क्या ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि बच्चे पिक्चर्स काउंट करें बनी हुई हैं और नंबर लिखें? फॉर एग्जांपल 5 बैलून बने हैं और बच्चों को लिखना है काउंट करके और उसके बाद 5 नंबर उसके सामने लिखना है। क्या ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं? क्या सिंगल डिजिट एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है यूजिंग एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स? यानी एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ बच्चे गिने 4 + 2 कितना हुआ, या 4 में से 1 चला गया तो कितना हुआ, ऑब्जेक्ट्स के साथ। क्या सिंगल डिजिट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कॉपी में होता है लिखित के साथ? क्या डबल डिजिट आना चाहिए था यहाँ, सॉरी मिस्टेक है, ठीक कर देंगे। क्या डबल डिजिट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स या बंडल्स ऑफ 10 के साथ होता है? जैसे वो 10 का बंडल बना दिया, जब बच्चों को आप 10 और 10 से ज़्यादा सिखाते हैं तो ये अक्सर बंडल्स बना के सिखाते हैं, क्या ऐसा होता है? क्या डबल डिजिट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कॉपी में हो रहा है? इसके अलावा कोई एक्टिविटी हो रही है? या आप अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो नॉट एप्लीकेबल। एनी अदर एक्टिविटी पे टिक करेंगे तो यहाँ बताइए कौन सी एक्टिविटी हो रही है। अब वंस अगेन यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर और अनएम्प्लॉयड जो हैं, ये जो क्वेश्चन 22 से 23 और 25 हैं, यहाँ आपने अनएम्प्लॉयड टिक करना है, क्योंकि ये 23, 24 और 25 क्वेश्चन जो है ये उनके लिए है जो प्राइमरी सेक्शन के स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ हम पूछ रहे हैं कि आपके स्कूल में टोटल प्री प्राइमरी सेक्शन कितने हैं, और अपने सेक्शन को काउंट कर लीजिएगा। तो केवल आप ही का सेक्शन अगर है तो आप 1 पे टिक करेंगे। मान लो आपके अलावा एक और सेक्शन है तो आप 2 पे टिक करेंगे। मान लो आपके अलावा और 2 सेक्शंस हैं तो 2 उनके और 1 आपका, 3 पे टिक करेंगे। ठीक, टोटल प्री प्राइमरी सेक्शन इंक्लूड योर ओन सेक्शन।
और आंगनवाड़ी वर्कर और अनएम्प्लॉयड को यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल में टिक करना है। 24 क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं वंस अगेन कि टोटल टीचर या वॉलंटियर आपके पूरे प्री स्कूल में कितने हैं, और अपने आप को भी गिनिए। अब इसमें ऑप्शंस थोड़ी ज़्यादा हैं, ध्यान से देख लीजिए। पहली 5 ऑप्शन टीचर से संबंधित हैं, तो यानी आपके स्कूल में कोई भी फुल टाइम टीचर नहीं है तो वो आप टिक करेंगे। मान लो कोई भी फुल टाइम टीचर नहीं है तो फिर ये बाकी की 5 ऑप्शन आपको भरनी नहीं है, क्योंकि 1 फुल टाइम, 2 फुल टाइम, 3 फुल टाइम, 4 फुल टाइम, 5 टाइम ये नहीं है। मान लो आपके यहाँ कोई भी फुल टाइम टीचर नहीं है, अगला सेक्शन सारा शुरू होता है वॉलंटियर्स का। तो आपके स्कूल में एक वॉलंटियर है मान लो, तो आपने वॉलंटियर के एक में टिक कर दिया, तो नो वॉलंटियर पे नहीं टिक करेंगे, 2, 3, 4, 5 पे भी नहीं करेंगे। और मान लो आपके साथ में 2 असिस्टेंट टीचर आपके यहाँ हैं, तो ये असिस्टेंट टीचर की रो शुरू होती है, तो हमने 2 असिस्टेंट टीचर टिक कर दिए। तो यानी हम ये जानना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन से कि टोटल आपके स्कूल में, प्री स्कूल में याद रखिए, प्री स्कूल है नॉट स्कूल, प्री स्कूल सेक्शन में टोटल कितने, सारे सेक्शंस को मिला के कितने आपके पास यहाँ पे टीचर्स हैं। तो अगर आपका मान लो, ये तो हमने किया था कि फुल टाइम टीचर कोई भी नहीं है, एक वॉलंटियर है और 2 असिस्टेंट टीचर हैं। आपके पास दूसरा कोई और सीन भी हो सकता है, मान लो कि आपके पास स्कूल में 2 फुल टाइम टीचर हैं और मान लो कोई भी वॉलंटियर नहीं है, और मान लो कोई भी असिस्टेंट टीचर नहीं है, ऐसा भी सीन आपका हो सकता है। तो आपके कई सीन पॉसिबल हैं। मेन बात हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये देख लीजिए कि पहले 6 ऑप्शन टीचर के हैं, अगले 6 ऑप्शन वॉलंटियर के हैं और अगले 6 ऑप्शन असिस्टेंट टीचर के हैं। तो आपको ये बताना है कि कुल मिला के आपको मिलाकर आपके स्कूल में कितने टीचर या वॉलंटियर हैं। और वंस अगेन आंगनवाड़ी वर्कर के लिए यहाँ पे है नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हम पहले ही तो आंगनवाड़ी वर्कर यहाँ कहीं भी टिक नहीं करेंगे, कोई भी टिक नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये केवल ये क्वेश्चन 23, 24, 25 जैसा हम यहाँ बता रहे हैं केवल उनको भरने हैं जो किसी स्कूल में प्री प्राइमरी सेक्शन में इन्वॉल्व हैं, चाहे एज टीचर, चाहे एज असिस्टेंट टीचर, चाहे एज वॉलंटियर। फिर हम ये पूछ रहे हैं कि आप जो स्कूल में हैं, वंस अगेन नॉट फॉर बालवाड़ी चिल्ड्रन, कि आपके यहाँ पे ईच प्राइमरी सेक्शन ऑफ द स्कूल में लगभग कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जो आपके हर सेक्शन में कितने बच्चे हैं, तो वो हम यहाँ पे भर रहे हैं। अब ये देखें लास्ट के कुछ क्वेश्चन है। अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर हैं या अनएम्प्लॉयड हैं या आप अपने स्कूल में अकेले टीचर या वॉलंटियर हैं या असिस्टेंट टीचर भी हैं, तब आप ये 26 और 27 क्वेश्चंस भरिए। इसमें हम क्वेश्चन ये और बाकी सब लोग यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे, यानी ये क्वेश्चन केवल वो लोग भरेंगे जो आंगनवाड़ी वर्कर है या जो अनएम्प्लॉयड है या जो स्कूल में सिंगल अकेला एकमात्र टीचर है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इज देयर अ नर्सरी स्कूल इन योर एरिया विच इज़ फॉलोइंग प्ले बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग। क्या कोई ऐसा स्कूल है जो आपका प्ले बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग फॉलो कर रहा है। तो मान लो आपने किया टिक यस। अगर आपने यस टिक किया तो आपको इस क्वेश्चन में नॉट एप्लीकेबल टिक करना है, ठीक। और अगर आपने नो टिक किया, इफ योर आंसर इज नो टू 26, देन इज देयर एनी, कोई भी प्री स्कूल है इन योर एरिया इवन इफ इट इज नॉट फॉलोइंग प्ले बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग, कोई भी प्री स्कूल है, तो मान लो आपने तब कहा हाँ यस, और ऑल अदर्स विल सिलेक्ट नॉट एप्लीकेबल। बाकी सब लोग जो हैं, अगर आपने यहाँ पे यस कर दिया है तो यहाँ आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे, और अगर आपने यहाँ पे नो किया है तो आप यहाँ पे यस और नो बताएंगे। और अगर ऐसा आपने चाहे प्ले बेस्ड स्कूल के लिए यस किया हो, चाहे किसी भी स्कूल के लिए यस किया हो, आपको फिर ये बताना है कि ये आपके स्कूल से कितनी, आपके घर से कितनी दूर है, ये ऑप्शन आपको फिल करनी है। और फिर ये प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, ये करना है। और अगर आपको ये परफॉर्मा को
भरने में कोई क्वेश्चन, इज देयर एनी क्वेश्चन विच यू फाउंड कंफ्यूजिंग एंड फाउंड डिफिकल्टी इन आंसरिंग? कोई क्वेश्चन जो आपको समझ ना आया हो और आप जवाब ना दे पाए? इफ़ येस तो वो क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख दीजिए, मुझे जैसे फलां क्वेश्चन नंबर समझ नहीं आया और आपका क्या कन्फ्यूजन है ये बताइए। जब आपका सारा भर जाएगा तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो ये इस तरीके से आपको ये कैप्चा होता है या जो भी कहते हैं, तो ये कह रहा है कि आपको ये ढूंढ के बताना है कि इसमें कितनी मोटरसाइकिल, कौन कौन से स्क्वायर में मोटरसाइकिल है। ये इसलिए बना होता है ताकि ये क्लियर हो कि किसी ऑथेंटिक, किसी असल वास्तविक आदमी ने ही भरा है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को पूछ रहा है मोटरसाइकिल किस किस चकोर में दिख रही हैं, तो मुझे इसमें दिख रही हैं और इसमें दिख रही हैं, और ये मैंने अपने आप को वेरीफाई किया। फिर ये मुझे भरने नहीं देगा, ये सबमिट नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि मैंने कई क्वेश्चंस आंसर नहीं किए हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ ईमेल नहीं लिखा था, पर अगर मैं यहाँ लिख भी दूँ तो भी मुझे ये भरने नहीं देगा, क्योंकि नीचे कई क्वेश्चन हैं जो मैंने आंसर नहीं करे हैं। तो यानी कि जब तक इसमें रिक्वायर्ड, ये देखिए ये सब क्वेश्चन मेरे आ रहे हैं क्योंकि मैंने भरे नहीं हैं, तो जब तक मेरे सारे क्वेश्चंस भर नहीं जाएंगे ये मुझे फॉर्म को सबमिट करने नहीं देगा। तो जब आपके सारे फॉर्म्स क्वेश्चंस भर जाएंगे तो आप सबमिट करेंगे, तो वो मोटरसाइकिल जैसा कोई भी और क्वेश्चन भी आ सकता है उस पर, वो करेंगे और आप सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आज रात में और आज कल तक आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। आप 2-3 दिन ले लीजिए, मंडे ट्यूसडे तक अपने जवाब वापस हमें भेजने शुरू कर दीजिए, और इसके बाद हम प्रोजेक्ट वर्क का जो है काउंसलिंग वो शुरू कर सकेंगे। तो ज़रूर इस चीज़ को सीरियसली लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। जैसे मुझे समझाने में मैं नोट कर रही थी, लगभग 40 मिनट के करीब मुझे लगे हैं। तो जिस तरीके से मैंने बोला है आप समझिए कि आपको भी लगभग 40 मिनट ही लगेंगे इस फॉर्म को भरने में। जिनको अंग्रेज़ी खुद पढ़नी नहीं आती उनको थोड़ा चैलेंज ज़रूर होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास किसी व्यक्ति को लें जो आपकी फैमिली मेम्बर या कोई दोस्त मदद करेगा, और 2 लर्नर। ये इसमें कोई कॉपी करके, ये कोई टेस्ट नहीं है, इसका बता दें। इससे आपके कोर्स कंप्लीशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। इस डेटा से हमें आप लोगों के प्रोजेक्ट वर्क करवाने में हमें थोड़ी सी मदद मिलेगी, इसलिए कोई घबराना नहीं है। इस फॉर्म के कोई अंक नहीं हैं, इसके करने मतलब इस ऐसा नहीं है कि इसमें आपको हमें बहुत अच्छा कुछ बनाएंगे तो बड़े अच्छे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी क्वेश्चंस का आपके स्कूल में, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपके स्कूल में कैसा कार्य चल रहा है वो हमें बताइए, ताकि हम प्रोजेक्ट वर्क को करने में आपकी मदद करें। और जितना जल्दी आप हमें ये वापस करके भेजेंगे उतनी जल्दी हम प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करेंगे। हाँ जी पंजाब, पूछिए। हाँ जी मैम, जो आप अभी फॉर्म भरना बता रहे थे, हाँ, उसमें आप बता रहे थे कि आप एलकेजी के वॉलंटियर हैं, वो के नर्सरी के। हाँ मैम जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल में वॉलंटियर की जॉब कर रही हूँ, हाँ, बट मेरे को क्लास 3rd है। अच्छा, आप एलकेजी में नहीं हैं, ठीक है, ओके, वेरी गुड। आपने ये फीडबैक दिया। तो अभी तक फॉर्म हमने आप लोगों को भेजा नहीं है। मैं फॉर्म में ये ऑप्शन भी डाल दूंगी कि वॉलंटियर इन अ प्राइमरी क्लास। वेरी गुड, थैंक यू फॉर दिस फीडबैक, मैं इसको डाल लूंगी। और कोई आपने कमेंट देना है? नो मैम, अभी हमारे को जो जॉब सिक्योर करनी है तो गवर्नमेंट ने हमारे को प्री प्राइमरी क्लासेस ही देनी है। सही है, इसलिए हमारे को ये कोर्स करवा रहे हैं वो। हाँ, तो हमारे से कुछ वॉलंटियर्स ऐसे भी हैं जो ये क्लासेस ले रहे हैं। तो मैडम आपने कभी भी प्री प्राइमरी क्लास नहीं ली ना? मैम जब कभी ड्यूटी लगती है तो लेती है। हमारे स्कूल में जब टीचर वो छुट्टी पे होती है तो हम क्लास अटेंड करते हैं वो। करेक्ट। तो आप फॉर्म में जितने क्वेश्चन मैंने पूछे थे कि प्री प्राइमरी क्लास में क्या होता है, क्या एक्टिविटी होती है, मटेरियल है या नहीं, ये आप जाके वहाँ देख के आपको पता तो है ही है। और अगर आपने नहीं देखा है तो अब आप जाके देख के भर तो सकते हैं कि नहीं? बाकी क्वेश्चन आप भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, ये बताइए। मैम बिल्कुल भर पाएंगे, हमारे हाँ, हाथों से, मतलब हम खुद करते हैं वो। वेरी गुड। तो बस फिर ठीक है, फिर तो बहुत अच्छा है। पर मुझे आपके फीडबैक से ये पता चला कि मुझे एक कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट करनी चाहिए, वॉलंटियर इन प्राइमरी सेक्शन। ज़रूरी नहीं है कि सब वॉलंटियर प्री प्राइमरी के हैं, यही बात मुझे समझ आई। थैंक यू, ये मैं ज़रूर डालूंगी।
हाँ जी मैम, थैंक यू। और थैंक आई यू होप मैम। सब लोग अपने मोबाइल फ़ोन से लिंक आएगा, आपको लिंक करना है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपको रखनी होगी, तभी आप उस लिंक को खोल पाएंगे। तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी खोल के लिंक करके आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, नो प्रॉब्लम, वीकेंड है। अगर कोई क्वेश्चन को भरने में आपको प्रॉब्लम भी आ रही है तो हम मंडे को उसको डिस्कस भी कर सकते हैं कि यहाँ क्या भरना है, क्योंकि गलत दे के एक बार सबमिट कर देंगे ना तो वो लिंक आपके लिए इनएक्टिव हो जाएगा, दोबारा नहीं सबमिट कर पाएंगे आप। तो जो भी सबमिट करने से पहले हमें बड़ा क्लियर होना है कि हम जो सबमिट कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि अगर आप मान लो एक फॉर्म सबमिट करते हैं और फिर कहते हैं ओहो गलती हो गई और फिर करते हैं तो हमारी तरफ तो मुश्किल हो जाएगी। अगर मान लो 100 स्टूडेंट हैं तो हमें गलती वाले स्टूडेंट अगर रिपीट करते हैं तो 115 फॉर्म आ जाएंगे, तो गलत हो जाएगी हमारे लिए बात। इसलिए आप एक ही बार सबमिट कर पाएंगे, एक से ज़्यादा बार सबमिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए। हाँ, पंजाब बताएं। हेलो हाँ बताएं मैडम। मैम, गुड इवनिंग, आई एम सोनिया। मैम मुझे पूछना था, मेरे पास मैंने लास्ट 2-3 इयर्स पहले मैंने सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया था एज अ वॉलंटियर गवर्नमेंट स्कूल में। हाँ। आफ्टर दैट मैंने अपना प्रोफाइल चेंज कर लिया, मतलब मैंने एज अ टीचर जॉब नहीं किया। अभी रिसेंटली मैंने अभी स्कूल में इंटरव्यू दिया है, उन्होंने मुझे नेक्स्ट वीक तक ज्वाइन करवाना है। तो मैं अपना प्रोफाइल मतलब इसमें मैं अभी क्या भरूं मैं अभी? नहीं तो आप प्रेजेंटली तो आप अनएम्प्लॉयड है ना? यस हाँ, तो प्रेजेंटली तो आपके पास कोई स्कूल नहीं है, आपको पता नहीं जहाँ उन्होंने आपको बुलाया है वहाँ आपको वो लेंगे या नहीं, आपको तो नहीं पता ना। नहीं मैम, उन्होंने वैसे मुझे कंफर्म कर दिया, बट मुझे ज्वाइनिंग जो है उन्होंने अभी नेक्स्ट 2-3 मतलब अभी नेक्स्ट वीक तक करवानी है, क्योंकि अभी उनके टीचर ने रिजाइन नहीं दिया है। हाँ, तो फिर आप तो अभी तो आप अनएम्प्लॉयड ही हुए ना। यस मैम, यस। हाँ, तो जब आप पहले वॉलंटियर काम कर रहे थे, आप ये पंजाब से ही बोल रहे हैं, तो आप पंजाब स्कूल में ही थे? जी मैम, मैं सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती थी। ठीक है, तो और अभी आप कहाँ जॉब करेंगी जब आप जाएंगी? मैम प्लेवे में। वो प्राइवेट है? हाँ जी, प्राइवेट। ठीक है, तो फिलहाल तो आप अनएम्प्लॉयड ही हैं, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इट इज़ नॉट क्लियर। ठीक ठीक। सो अगर और कोई फीडबैक देना चाह रहे हैं जो फॉर्म हुआ है तो हमें थोड़ा करेक्शन होने में हेल्प होगी, क्योंकि लगभग अब तो हम क्लोज पे ही आ गए हैं और नया यूनिट शुरू किया जाए या ना किया जाए इस समय आई एम नॉट वेरी श्योर। अगर कोई क्वेश्चंस अपने कोई भी किस्म के क्वेरीज पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लें। अभी जो लर्नर्स हैं, चलिए मैं ही एक दो क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। क्या अलग अलग जगहों पे प्री प्राइमरी सेक्शन अभी खुले हैं या अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं? कब से कोई भी लर्नर मुझे बता सकता है, फीडबैक अगर कोई दे, अलग अलग जगह से आप हैं, क्या प्री स्कूल्स खुले हैं जहाँ पे अभी प्रोजेक्ट वर्क आप लोग शुरू कर सकते हैं, या कब से खुले हो सकेंगे वो प्री स्कूल? कुछ आइडिया है किसी को? अगर कोई जवाब दे तो अच्छा होगा। वरना अब आई थिंक हमें अच्छा पंजाब बताएं। हाँ पंजाब बोलिए। हाँ जी, आपकी सुन रहे हैं बात, बताएं मैडम। कॉल ड्रॉप हो गई लगता है, दोबारा ट्राई कर लीजिए तो अच्छा होगा। तो अगले उसमें हम सत्र में हम बात करेंगे, दैट इज़ ऑन मंडे। हम इस फॉर्म के क्वेरीज लेते हुए आपसे, सबको मिल चुका होगा फॉर्म, तो हम प्रोटीन एंड फैट्स के ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे, यूनिट नंबर 5। वंस अगेन मेरी सलाह है कि साथ साथ आप लोग पढ़ाई का काम शुरू कर दीजिए, जितने भी लोग सब जून जुलाई में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जून में, जुलाई तो नहीं है, जून में। और जिनको जो लोगों ने असाइनमेंट DEC 1 का ख़त्म कर लिया है वो DEC 2 का असाइनमेंट देखना शुरू करें, और उससे रिलेटेड क्वेरीज भी पूछी जा सकती हैं। और सभी जिन्होंने अभी एनरोलमेंट लिया है, अभी फॉर्म ही भरा है जिन्होंने, वो सबका बहुत स्वागत है। इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सत्र में आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करें, आपका फ़ायदा होगा। और असाइनमेंट्स आप लोगों के लिए बाद में अपलोड कर दिए जाएंगे। ये परफॉर्मा जो हमने दिया है वो 2020 के स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। हाँ जी पंजाब बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, हमने पूछना था कि ये असाइनमेंट जो है हमने देनी कहाँ पे है? स्टडी सेंटर में देनी है हमने?
आपने स्टडी सेंटर में देनी है और अपने पास एक फोटोकॉपी रखनी है, ताकि खुदा ना खास्ता गुम जाए तो आप एक दोबारा दूसरी दे सकें। घूमते नहीं है बट कभी कभी कुछ हो सकता है। मैम हमारे स्टडी सेंटर को तो कुछ भी नहीं पता होता है, जैसे हम कुछ पता करना चाहते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं इसके मालूम पता ना इसके बारे में। ऐसे होना तो नहीं चाहिए मैडम। अगर आपको ऐसा फीडबैक आता है तो आप अपनी रीजनल सेंटर की जो रीजनल डायरेक्टर हैं, बहुत ही एक्टिव हैं वो मैडम, खन्ना से होंगे आपका एनरोलमेंट। हाँ जी मैम। हाँ, तो आप मैडम को फीडबैक दीजिए कि हमें स्टडी सेंटर से कोई पॉजिटिव सिचुएशन नहीं मिली, और मेरा भी इरादा है, अभी मुझे पता नहीं कहाँ तक हो पाएगा, पर 20, 21, 22, 23 के बीच में शायद मैं भी ज़रूर खन्ना आऊँगी, और अगर ऐसा होगा तो वो आपको भी तब मैसेज दिया जाएगा। प्लान कर रहे हैं विजिट, अभी कुछ खास कह नहीं सकते होगी या नहीं होगी, तो देखेंगे। ठीक है मैम। पर आप मैम अपने एक्चुअली ना एक बात और मैम, जैसे ना अभी बुक्सेस जो है ना, थोड़े से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ना अभी कोई हाल ही में 5-6 दिन हुए हैं बुक्सेस मिली को ना, हाँ तो 5-6 दिन में अभी ये 24 बुक्स जो है एक बार नजर भी नहीं फिरी है उसमें ना, तो असाइनमेंट कैसे बनाएंगे फिर? Correct. पढ़ के ही बना होती है ना। हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इग्नू को भी पता होता है कि सभी को मटेरियल नहीं मिला है। इग्नू अपने आप डेट भी एक्सटेंड कर देती है, परंतु अभी मैं यहाँ बैठ के आपको ये नहीं कहूँगी कि डेट एक्सटेंड हो गई है ना। तो आप अभी इसी थोड़े उससे काम करें, बट इग्नू को भी पता होता है कि मटेरियल जहाँ पर देर से पहुँचा है वहाँ पे मटेरियल असाइनमेंट सबमिशन की डेट भी एक्सटेंड की जाती है, परंतु उसके चक्कर में बैठ ना जाएं, क्योंकि आप लोग सभी अभी कोर्स ख़त्म करना चाहते हैं, और आप जितना अभी का काम डिले करेंगे आगे लोड और बढ़ता जाएगा। टेस्ट भी देने हैं, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे अंकों में पास होना चाहते हैं, एंड नॉट जस्ट कि एक बेयरली मिनिमम पास करके अपना पर्चा करना चाहते हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी अभी लगन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, समय निकालना पड़ेगा। एक मैम रिक्वेस्ट है हमारी, जैसे ना आप जैसे यहाँ से हमको समझाते हैं, हमारी कई बार कई क्वेरीज होती हैं, जैसे अभी ना मेरा फोन लग नहीं रहा था काफी टाइम से ना। हाँ। तो कई बार ये नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम चाहते हैं कि आप ना स्टडी सेंटर को जैसे थोड़ा सा गाइड करें, वो हमारी ना 5-6 दिन क्लासेस लगाएं। मैडम वो भी हो सकता है, पर आप ये देखिए कि यूनिवर्सिटी भी एक बार में कितनी कितनी रिसोर्सेज स्प्रेड आउट कर सकती है, वो भी होगा, हम बात करेंगे उस पर। पर हाँ, मैं आपको यहाँ पे ये भी कहूँगी, मैंने आपकी बात सुन ली, अब आप मेरी सुने कि अगर आप अपना पढ़ाई शुरू कर दे रही हैं और आपकी 4-5 क्वेरीज हैं, तो मैं तो यहाँ बिल्कुल आ ही रही हूँ ना, अभी पूरे जनवरी के महीने में तो मैं आ ही रही हूँ। आप जब भी फोन लगता नहीं, कभी तो लगता भी होगा ना, तो आप आके मुझसे भी पूछें, और स्टडी सेंटर पे क्या किया जा सकता है इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे और देखेंगे। तो आप पहले अपने रीजनल सेंटर मैडम से बात करिए, हो सकता है बहुत कुछ हो रहा हो और आपको पता ना हो, ये भी हो सकता है। तो आप बी इन टच विद देम। वहाँ स्टडी सेंटर सपोर्ट भी जारी है जहाँ तक मुझे पता है, ऐसा नहीं है कि स्टॉप कर दिया गया है, वहाँ जारी है। तो आप पहले वहाँ रीजनल सेंटर पर स्टडी सेंटर जाके पता करिए। एवरीबडी नोज कि यहाँ इतना आप लोग सब स्टूडेंट्स इतनी तादाद में हैं, तो हर कोई हेल्प करने के लिए है, ऐसा नहीं है। तो आई थिंक अगर अब और कोई कॉल्स ना हो तो हम सेशन को वाइंड अप कर सकते हैं। यस, सो वी आर वाइंडिंग अप द सेशन नाउ, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग विद यू ऑन मंडे, विच इज़ द 13th of January. सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ हैप्पी लोहड़ी, क्योंकि फेस्टिवल का वीकेंड भी है, ये सब बहुत खुशी से मनाएं। From